झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। नरेंद्र मोदी के एक भाषण का यह अंश शायद उन्होंने खुद के लिए ही कहा था। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अरे कर लीजिएगा रूबिका जी, डिफेंड कर लीजिएगा, ये तो आपका काम ही है। लेकिन ये तो बताइए कि हर भारतीय को पक्का घर मिला क्या? बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है क्या? इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई क्या? हर घर बिजली पहुंच गई क्या? नौकरियां मिल गई क्या? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? इन सवालों के जवाब तो दीजिए। लोकतंत्र में सरकार को परफॉर्मर होना चाहिए, लोगों को बेनिफिशियरी और मीडिया को ऑब्जर्वर। लेकिन फिलहाल ये रिश्ता बदल सा गया है। सरकार परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ पूंजीपतियों को और उनके मीडिया मुलाजिमों को मिल रहा है। मीडिया जिसे ऑब्जर्वर होना चाहिए था, वो लाभार्थी होकर सत्ता का भोंपू बजा रहे हैं और इस कारण लोग विक्टिम हो गए हैं। लोगों को विक्टिम बनाने की इस पूरी प्रक्रिया के साक्ष्य के तौर पर आज आपको हम बता रहे हैं मोदी जी के 6 बड़े लेकिन झूठे साबित हुए वादों की हकीकत। वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा सादा, वादा तेरा वादा। साल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य जर्जर और कच्चे मकानों में रहने वालों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराना था। साल 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में बताया कि इस योजना को लॉन्च करते समय ग्रामीण भारत में साल 2022 तक 2,95,00,000 पक्का घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक सरकार इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। वहीं कैग रिपोर्ट से पता चलता है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। इस टॉपिक पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। फिर भी हम आपको मोटे मोटे तौर पर बता दें कि कैग ने 8 जिलों में 2016 और 17 और 2020 और 21 के बीच पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन का ऑडिट किया। उड़ीसा में प्रधानमंत्री आवास योजना की कैग रिपोर्ट से पता चला कि किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए दुकान में घर बनवा लिया, तो किसी ने बिना घर बनवाए ही पैसे उठा लिए। कहीं पर ग्राम सभा द्वारा जारी सूची को अस्वीकार करते हुए अयोग्य लोगों को सूची में शामिल किया गया। मतलब कि सरकार गरीबों को घर देने में नाकामयाब रही, लेकिन गरीबों के घरों को तोड़ने में जरूर कामयाब रही। HLRN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 2023 में देश भर में सरकार द्वारा लगभग 1,50,000 घरों को ढहा दिया गया, जिसकी वजह से 7,40,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अगर हम सिर्फ साल 2023 की ही बात करें तो सरकार ने औसतन हर दिन 294 घर तोड़े और हर घंटे 58 लोगों को बेघर किया। यानी कि एक दिन का कैलकुलेट करें तो सरकार ने हर दिन लगभग 1,392 लोगों को बेघर किया। HLRN यानी हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के प्रचार और प्राप्ति के लिए काम करता है। HLRN की इस रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है कि साल 2022 में घर टूटने की वजह से 2,22,000 लोग बेघर हुए और हर दिन 129 घर गिराए गए, यानी कि इसकी वजह से 25 लोग प्रत्येक घंटे बेघर हुए। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत में 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, यहां तक कि झुग्गी झोपड़ियां भी नहीं है, और 7,50,00,000 लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन राज्यों में बीजेपी सरकारों के बुलडोजर न्याय की वजह से ये आंकड़ा और भी बढ़ रहा है। इसी के चलते साल 2017 से 23 के बीच 16,80,000 लोग बेघर हुए। इसी चीज को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक रिपोर्ट छापी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन घरों को ढहाते समय ह्यूमन राइट्स का सीरियस वायलेशन हुआ है। इन मामलों में पीड़ित आबादी में से साल 2022 में 27% और साल 2023 में 36% आबादी माइनॉरिटीज से बिलोंग करती थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 5 राज्य असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सरकार ने दंडात्मक कार्यवाही करते हुए बुलडोजर से लोगों के घर गिरा दिए। इन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर वहां की भी कानून व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इन राज्यों में साल 2022 में अप्रैल और जून के बीच दंडात्मक कार्यवाही के 128 मामले सामने आए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाया कि खास तौर पर मुस्लिम बस्तियों को डिमोलिशन के लिए चुना गया और मुस्लिम प्रॉपर्टीज को चुन चुन कर तोड़ा गया। वहीं पर पास में खड़ी हिंदू प्रॉपर्टीज को
छोड़ दिया गया। घरों को तोड़ना, पीएम आवास योजना में धांधली और 2022 में हासिल हो जाने वाले लक्ष्य को 2024 तक पूरा नहीं कर पाना पीएम आवास योजना को एक जुमला साबित करता है। 14 सितंबर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ गुजरात के अहमदाबाद में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। उस वक्त मोदी सरकार ने कहा था कि देश जब 15 अगस्त 2022 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस वक्त देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। फिर इस समय सीमा को बढ़ाकर 2023 किया गया, लेकिन अब साल 2024 आ चुका है और भारत में बुलेट ट्रेन कब तक दौड़ेगी, इसे लेकर अब तक संदेह की स्थिति बनी हुई है। पिछले साल फरवरी महीने में हुए एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 2026 के अगस्त महीने से देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी और अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन का किराया 4000 से 5000 के बीच होगा। अब देखिए, भारत की पर कैपिटा इनकम $2100 है, यानी कि 1,72,000 रुपए, मतलब एक महीने का 14,000 रुपया। अब सवाल ये कि 14,000 रुपए कमाने वाले लोग क्या इस बुलेट ट्रेन में सफर कर पाएंगे? अब कुछ लोग कहेंगे कि अमीर लोगों के लिए है, वो इसमें सफर करेंगे। देखिए, ये ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर 2 घंटे में तय करेगी। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद से मुंबई की एक फ्लाइट 1 घंटे 15 मिनट में तय कर लेगी और फ्लाइट का किराया भी 2500 से 3000 ही है। तो अमीर लोग भी बुलेट ट्रेन में क्यों ही ट्रैवल करेंगे? अब सवाल यह है कि कहीं बुलेट ट्रेन की जो ये योजना है वो पैसों की बर्बादी तो नहीं? इस चीज को समझने के लिए हमें अलग अलग देशों की बुलेट ट्रेन के हालात को जानना जरूरी है। अगर 2026 तक इंडिया में बुलेट ट्रेन चल जाती है तो ऐसा होते ही भारत 15 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है। जापान, चीन, फ्रांस, ताइवान, साउथ कोरिया, इटली, सऊदी अरेबिया आदि। अगर जापान की बुलेट ट्रेन को छोड़ दें तो फ्रांस, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे विकसित देशों की भी बुलेट ट्रेन स्ट्रगल कर रही है। ताइवान की बुलेट ट्रेन $1.5 बिलियन के नुकसान में है। यह वही जापान की सिंकसिन ट्रेन है जो इंडिया में आने वाली है। इसके अलावा चीन की बुलेट ट्रेन $7.17 बिलियन के नुकसान में है। इसका कारण, जैसा कि हमने अभी बताया था, कि इनका किराया लगभग फ्लाइट के बराबर होता है। भारत में तो फ्लाइट से भी ज्यादा होने वाला है, इसलिए गरीब लोग साधारण ट्रेन का उपयोग करते हैं और अमीर लोग फ्लाइट का। भारत में इस प्रोजेक्ट की कीमत 1 लाख करोड़ होने वाली थी अगर यह 2022 तक बन पाता, लेकिन अब 2022 और 23 की डेडलाइन मिस करने की वजह से इन्फ्लेशन के कारण प्रोजेक्ट कॉस्ट और बढ़ गया है। 2026 तक 1.5 लाख करोड़ होने की संभावना है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का रखरखाव का खर्च भी बहुत ज्यादा है। इतनी बड़ी कीमत पर इंडिया के बहुत सारे पुराने ट्रैक्स यानी पटरियों को सेमी हाई स्पीड ट्रैक्स में बदला जा सकता था। अगर बुलेट ट्रेन को भारत में सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि भारत का नाम चुनिंदा बुलेट ट्रेन वाले देशों में शामिल हो जाए, तो इस लिहाज से ये और कुछ नहीं बल्कि पैसों का दुरुपयोग है। सितंबर 2018 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाले 4 सालों तक, यानी साल 2022 तक, भारत $5 खरब की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। पीएम मोदी की इस घोषणा को कई बीजेपी नेताओं ने सार्वजनिक मंच और चुनावी रैलियों में भी दोहराया। अब कुछ आंकड़े देखिए। 1980-81 में जीडीपी का आकार $189 बिलियन था, जो एक दशक बाद यानी कि 1990-91 में बढ़कर $326 बिलियन हो गया। 2000-2001 में जीडीपी का आकार बढ़कर $476 बिलियन के स्तर पर पहुंचा। इसके बाद 2010-11 में भारत की जीडीपी बढ़कर $1.71 ट्रिलियन की हो गई और 2020-21 में $2.67 ट्रिलियन की। अब साल 2022 खत्म हुए भी 2 साल हो गए हैं और अब भी भारत की अर्थव्यवस्था $5 खरब होने वाला लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $3.7 ट्रिलियन पर ही पहुंच पाई है। $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रुपया और डॉलर की विनिमय दर को भी नियंत्रण में रखना होगा और यही काम मौजूदा सरकार करने में नाकामयाब रही है। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। एक अमेरिकी डॉलर 83.39 रुपयों के बराबर है। अगर आने वाले समय में रुपए का मूल्य और घटता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर और भी बुरा असर डालेगा। 2015 प्रधानमंत्री ने कहा था कि साल 2022 तक भारत के हर घर को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। सरकार की इस घोषणा के समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, 2 साल बीत चुके हैं बल्कि,
लेकिन अभी तक भारत के सभी घरों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाई है। 24 घंटे बिजली मिलना तो दूर, कई गांव ऐसे भी हैं जहां तक बिजली पहुंच ही नहीं पाई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की सफलता का दावा करते हुए मोदी ने अमरोहा में कहा कि 77 लाख बिना बिजली वाले घरों में बिजली पहुंचाई गई, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। गरीबों के लिए शुरू की गई इस योजना से गरीब ही परेशान है। पीएम मोदी ने दावा किया कि देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई और लाखों घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए, लेकिन उनका यह दावा उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही फेल होता नजर आ रहा है। जिले के करनादांडी, मेहंदीगंज, कचहरिया, हरनामपुर कई ऐसे गांव हैं जहां पर दर्जनों घरों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची। कहीं पर लोगों को बिजली की सप्लाई नहीं मिल रही तो कहीं बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने के बाद भी लगातार बिजली का बिल आ रहा है, तो यह भी एक तरीके से जुमला ही साबित हुआ। मोदी सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र की सत्ता में लगभग 10 साल हो चुके हैं और देश को हासिल क्या हुआ? रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दर। CMI के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2024 में बेरोजगारी दर 8% हो गया। हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात तो छोड़ दीजिए, आंकड़े बताते हैं कि सरकार खाली पड़े पदों को भरने में भी नाकामयाब रही है। 2023 के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में 40 लाख से अधिक स्वीकृत पद हैं, जिनमें लगभग 9,80,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में नौकरियों के लिए हो रहे युवाओं के प्रदर्शन सरकार की असफलता का जीता जागता सबूत है। सच्चाई यही है कि मोदी सरकार का हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा सिर्फ पकौड़े और पान पर आकर रुक गया है और इस कारण सत्ता के प्यारे पत्रकार अब नौकरियों के नाम पर सरकार को डिफेंड करने के लिए युवाओं को ही ट्रोल कर रहे हैं। साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था साल 2022 तक देश के सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन सरकार लेकर आई 3 कृषि कानून। इन कानूनों का देश भर के किसानों ने विरोध किया और एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन को देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। सरकार ने वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठी डंडों का सहारा लिया, लेकिन किसानों के आंदोलन को रोक नहीं पाए। आखिरकार तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। जो सरकार किसानों की आय दोगुनी कर रही थी, उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन क्यों किया? क्योंकि सरकार का वो वादा झूठा था। 23 जुलाई 2021 को राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सवाल पूछा गया, जिसके लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2015-16 में किसानों की अनुमानित औसत आय 96,703 रुपए थी। इस हिसाब से किसानों की मासिक औसत आय 8,058 रुपए हुए। इस मासिक आय के आधार पर सरकार के वादे के अनुसार वर्ष 2022 में किसानों की मासिक आय 16,116 रुपए हो जानी चाहिए थी। हुआ क्या? नहीं। 16 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में किसानों की आय के बारे में कृषि मंत्रालय से एक बार फिर सवाल पूछा गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से एक जवाब दिया। उस जवाब के अनुसार देश के किसान की मासिक औसत आय 10,218 रुपए है। भाजपा सरकार के वादे के अनुसार यह आंकड़ा 16,116 रुपए मासिक हो जाना चाहिए था। सच्चाई यह है कि किसान की मासिक आय 8,058 रुपए से बढ़कर मात्र 10,218 हुई है, यानी मात्र 26% की बढ़ोतरी। किसानों की आय दोगुनी करने का भाजपा और नरेंद्र मोदी का टारगेट एक जुमला साबित हुआ है, लेकिन जुमलेबाजी और झूठ की हद देखिए कि 31 जनवरी 2024 को यूपी में किसान मेला का उद्घाटन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है। एक किसानों की आमदनी को कई गुना वृद्धि की है। एक सामान्य किसान की आमदनी भी दुगनी हुई है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यूपी के अंदर हुआ है। तो मामला यह है कि वादों के लिहाज से बात करें तो जिंदगियों को प्रभावित करने वाले मोदी के लगभग सारे वादे फेल साबित हुए हैं। इन वादों के आलोक में ही नए वादों को देखना चाहिए। यहाँ इस बात पर गौर करना जरूरी है कि हम लौकिक वादों की बात कर रहे हैं, उन वादों की बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी जिंदगियों पर असर डालते हैं। मोदी सरकार हमारी जिंदगियों पर असर डालने वाले अपने तमाम वादों में उनको पूरा करने में नाकामयाब और नाकाबिल साबित हुए हैं। हमें क्या चुनना है ये हमारे ऊपर है। आप क्या चुनना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो जमीनी हकीकत है और जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचती रहे। कोई सवाल हो, परामर्श हो, सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।